Morning. I welcome you all on my YouTube channel. My name is Vishnu Gupta, and on this platform we are learning biotechnology. In this chapter, we have reached up to the recombinant DNA technology. We have reached up to the restriction enzyme. Then we have completed in the previous session that how the restriction enzymes are used. Restriction enzyme का यूज़ कैसे होता है. जो मैंने सबसे जो अभी सेशन जो कंप्लीट किया उसमें मैंने आपको बताया था कि वेक्टर्स क्या होते हैं और वेक्टर्स के फीचर्स क्या होते हैं. ठीक है. वेक्टर्स के फीचर्स में इंपॉर्टेंट था कि देयर इज़ ए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, देयर शुड बी है. ठीक है, क्योंकि उसके बिना तो वेक्टर का कोई काम ही नहीं है. इफ़ देयर इज़ नो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन देन यू कैन नॉट यूज़ दैट वेक्टर. दैट वेक्टर इज़ वर्थलेस फॉर अस. ठीक है, वो हमारे लिए किसी काम का है ही नहीं. आफ्टर दैट आई टोल्ड यू अबाउट द सेलेक्टेबल मार्कर. सेलेक्टेबल मार्कर का क्या यूज़ है मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि हाउ विल यू गेट टू नो कि योर दैट वेक्टर बिकम रिकॉम्बिनेंट और नॉट. आपको पता कैसे लगेगा कि जो वेक्टर है वो रिकॉम्बिनेंट हो गया कि नहीं हो गया. ठीक है, तो उसके लिए हम मोस्टली क्या यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, जिनको हम कल्चर मीडियम में ग्रो करके वो हम पता लगा सकते हैं. वी कैन गेट टू नो कि यस हमारा जो मतलब जो भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ठीक है, वो ऐड हो चुका है और उसका फॉर्मेशन हो चुका है. देन आफ्टर दैट आई टोल्ड यू अबाउट द क्लोनिंग साइट्स. क्लोनिंग साइट्स के बारे में क्लियर हो गया था कि क्लोनिंग साइट्स क्या होती हैं. क्लोनिंग साइट्स की इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि इंपॉर्टेंट भी है. क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, नहीं तो आप उसको रिमूव कैसे करोगे. ठीक है, जब तक उसको रिमूव नहीं करोगे तब तक डिज़ायर डीएनए को ऐड नहीं कर पाओगे. तो वैसे तो एक ही क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो आपके बुक में PBR322 प्लाज्मिड है उसमें 2 क्लोनिंग साइट्स हैं. ठीक है, तो अगर 2 क्लोनिंग साइट्स होंगी तो प्रॉब्लम होगी, हमें उसको आइडेंटिफाई करने के लिए प्रॉब्लम होगी. इसीलिए हम लोगों ने पढ़ा था बीटा गैलेक्टोसाइडेज. ठीक है, तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई थी प्रीवियस सेशन में. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट. देखो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ कंपीटेंट होस्ट. जैसे मान लो कोई पर्सन है, ठीक है, आप किसी के घर जाते हो, किसी के घर जाते हो, ठीक है, एंड दैट जिसका भी घर है वो, ठीक है, ही इज़ नॉट अलाउइंग यू. अगर वो आपको अलाउ नहीं कर रहा है इस घर में जाने के लिए, वो आपको अलाउ नहीं कर रहा है, मतलब वो कॉम्पिटेंट नहीं है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जैसे चोर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अगर उनको घर में डायरेक्टली जाने को नहीं मिल रहा है तो वो क्या करते हैं, कोई ना कोई अलग पाथवे ले लेते हैं. ठीक है, कोई ना कोई अलग रास्ता देख लेते हैं कि भाई चलो छत से कूद के चले जाते हैं, दीवार में होल कर देते हैं, ठीक है, वॉल में होल कर देते हैं. तो इस तरह से द थीफ, ठीक है, जो भी आया है, इफ़ ही इज़ नॉट गेटिंग डायरेक्ट एंट्री, अगर उसको डायरेक्ट एंट्री नहीं मिल रही है तब वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ करके वो उस घर में जाने की कोशिश करेगा. बात समझ में आई, क्योंकि जब तक वो घर में जाएगा नहीं तब तक वो जो है उसका काम होगा नहीं. क्लियर है. तो ऐसे ही जो आपने RDNA बनाया, जो RDNA बना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है, ठीक है, ये तो ये जो है होस्ट के अंदर जब तक जाएगा नहीं तब तक आपने आपको एक्सप्रेस नहीं करेगा. क्लियर हो गई बात कि भाई RDNA है, जो आपने RDNA कंस्ट्रक्शन कर लिया, आपने वेक्टर से उसकी कॉपी भी करा ली. नाउ दिस RDNA हैज़ टू बी ट्रांसफर इन द होस्ट. लेकिन होस्ट इसको अलाउ नहीं करेगा. क्यों नहीं अलाउ करेगा, देयर आर सो मेनी रीज़न, बहुत सारे रीज़न है. आपने 11th में पढ़ रखा है कि द सेल मेम्ब्रेन डू नॉट अलाउ ऑल द सॉल्यूट्स. देखिए सारे सॉल्यूट्स, सारे मॉलिक्यूल्स को अलाउ नहीं करती, ऐसे नहीं अलाउ करती डायरेक्टली. ठीक है, दैट फॉर द एंट्री ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल दैट द स्पेशल मैकेनिज्म शुड बी इन्वॉल्व. इसीलिए अगर इसको एंट्री चाहिए तो क्या होनी चाहिए, स्पेशल एंट्री चाहिए, स्पेशल मैकेनिज्म चाहिए होंगे. समझ में आ गई बात. तो क्लियर क्या हो गया कि RDNA है उसको कहाँ ट्रांसफ़र करना है, होस्ट में. होस्ट में जो RDNA है या DNA है वो डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकता, ये तो क्लियर है. ठीक है, कि वो डायरेक्टली एंटर नहीं कर पाएगा. इसीलिए हमें होस्ट को क्या बनाना पड़ेगा, कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा. सो दैट टेक अप द RDNA. वो किसको इनटेक कर ले, RDNA को ले ले. क्लियर है. जब कोई कॉम्पिटेंट हो जाएगा किसी चीज़ के लिए, जैसे अगर आप कॉम्पिटेंट हो गए आप एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए, देन इट इज़ वेरी गुड. तो मैं आपको क्या बना रहा हूँ, कॉम्पिटेंट बना रहा हूँ. सेम एज अगर हम होस्ट को भी कॉम्पिटेंट बना लें तो जो RDNA है उसको हम कहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, होस्ट के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं. व्हाट इज़ द नीड टू ट्रांसफ़र द RDNA इनटू द होस्ट, ये क्वेश्चन आ रहा होगा. until you will not transfer the RDNA into the host, it will not get replicated. ना ही इसका replication होगा, ना ही इसका expression होगा. expression मतलब it will not form the RNA, it will not form the protein. और जो आपको चाहिए, आपको डिज़ायर प्रोडक्ट आपके लिए क्या है, प्रोटीन है.
जो आपको मिलेगी नहीं जब तक ये होस्ट में जाके अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। ठीक है, तो आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी। अब देखो, कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद rDNA, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ इसको क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, जैसे जो मॉस्किटो आता है तो वो अपने जो सकर्स होते हैं या प्लाज्मोडियम जो मलेरियल पैरासाइट होता है वो हमारे बॉडी में इंजेक्ट कर देता है, तो हम उसके लिए क्या है, होस्ट हैं। होस्ट के अंदर जब तक वो नहीं आएगा तब तक वो उसका मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता है। क्लियर है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कॉम्पिटेंट होस्ट इज एसेंशियल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, जब तक हम होस्ट को कॉम्पिटेंट नहीं बनाएंगे तब तक उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, मतलब उसमें rDNA ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। इसकी सबसे नीड क्या है, फॉर एक्सप्रेशन, जब तक होस्ट में rDNA ट्रांसफ़र नहीं होगा तब तक उसका एक्सप्रेशन नहीं होगा। दैट्स वाई वी प्रिफर द डिफरेंट टाइप ऑफ होस्ट। क्लियर है, एंड वी मेक देम कॉम्पिटेंट, उनको हम क्या बनाते हैं, कॉम्पिटेंट बनाते हैं। क्लियर हो गई बात। देखो बेसिक आपको जो भी प्रोसेस है ना उसके बेसिक आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया कि भाई rDNA क्या है, ये तो आपको पता है। rDNA से हमें क्या मिल सकता है, प्रोडक्ट मिल सकता है। कैसे मिलेगा, या rDNA हम कॉपी भी करवा सकते हैं उसकी। तो ये दोनों चीज़ें कैसी होंगी, अगर आपको क्लोनिंग चाहिए मतलब कॉपी चाहिए या आपको प्रोडक्ट चाहिए, तो ये दोनों कब पॉसिबल है, जब rDNA किसके अंदर एंटर कर जाए, होस्ट के अंदर। क्लियर है, क्योंकि जब होस्ट में जाएगा तब उसकी सेलुलर मशीनरी को यूज़ करेगा, और जब उसकी सेलुलर मशीनरी को यूज़ करेगा तो रेप्लिकेशन भी करेगा और क्या करेगा, एक्सप्रेशन भी करेगा। और जब एक्सप्रेशन करेगा तभी हमें प्रोडक्ट, हम वी कैन ऑब्टेन द प्रोडक्ट। क्लियर है, तो दो बातें क्लियर होगी, कॉम्पिटेंट होस्ट का मतलब क्या हो गया और इसकी नीड क्या है। ठीक है, अब देखो, वी ट्रांसफर द rDNA इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक एज इन द बैक्टीरिया, इन द प्लांट सेल, इन द एनिमल सेल। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द मेथड्स हाउ द बैक्टीरिया मतलब द rDNA गेट ट्रांसफ़र कैन बी जस्ट इंड्यूस, मतलब उसको हम कैसे इंड्यूस कर सकते हैं उसके ट्रांसफ़र को, उसकी एंट्री को इन द होस्ट। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हमें होस्ट को क्या नीड है कॉम्पिटेंट बनाने की। ठीक है, जैसे आपको क्या नीड है कि आपको हम कॉम्पिटेंट बनाएं, जिसकी हेल्प से मतलब आपको अगर मैंने कॉम्पिटेंट बना दिया टू ग्रैस्प, अगर आप ग्रैस्प करने लगे, ठीक है, आप इम्बाइब करने लगे जो भी मैं नॉलेज, जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है, जो भी मैं टीचिंग कर रहा हूँ, अगर उसको आप इम्बाइब करने लगे, उसके लिए कॉम्पिटेंट हो गए, तो बढ़िया है ना कि आप आराम से जो है उन चीज़ों को क्या कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो, समझ सकते हो, आपकी नॉलेज वाइड हो सकती है। ठीक है, उसी तरह से हम होस्ट को क्या करेंगे, कॉम्पिटेंट बनाएंगे। क्यों कॉम्पिटेंट बनाएंगे, जिससे rDNA उसके अंदर क्या हो जाए, ट्रांसफ़र हो जाए। क्लियर है, चलो अब देखो, सबसे पहले बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं और सबसे पहले ये जान लेते हैं कि व्हाट इज़ द रीज़न व्हाई द डीएनए कैन नॉट एंटर इन द होस्ट डायरेक्टली। कोई भी डीएनए है तो वो होस्ट के अंदर डायरेक्टली एंटर क्यों नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ा रीज़न इसका जो है दैट इज़ डीएनए इज़ अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। सबसे पहला रीज़न है कि डीएनए हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है। आपको पता भी है कि इट इज़ अ लार्ज मॉलिक्यूल, चार्ज मॉलिक्यूल भी है, लार्ज मॉलिक्यूल भी है। दैट्स वाई इट कैन नॉट एंटर द सेल डायरेक्टली। ये सेल के अंदर डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकता। इट कैन नॉट पास थ्रू द मेम्ब्रेन। अब देखो, आपको मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है। ठीक है, और देखो ऐसे क्वेश्चन आता है कि हाउ यू कैन ट्रांसफ़र द rDNA इनटू द बैक्टीरियल सेल। तो इसीलिए मैंने स्लाइड को अलग अलग लिख रखा है। अगर आप देखोगे तो एक स्लाइड में मैंने बैक्टीरियल सेल में कैसे करेंगे, दूसरी स्लाइड में एनिमल सेल में कैसे करेंगे, तीसरे में मैंने बता रखा है कि प्लांट सेल के अंदर कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि आपको बैक्टीरिया में भी ट्रांसफ़र करने की नीड हो सकती है, प्लांट सेल के अंदर भी हो सकती है और एनिमल सेल में भी हो सकती है। ठीक है, अदर भी होस्ट हो सकते हैं लेकिन ये मेन 3 होस्ट होते हैं। तो सबसे पहले देखो बैक्टीरियल सेल में rDNA को कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। सो बैक्टीरियल सेल्स मस्ट बी मेड कैपेबल टू टेक अप डीएनए। यही तो हुआ कॉम्पिटेंट। अगर उसको हमने कैपेबल बना दिया टू टेक अप द डीएनए, वो डीएनए को खुद ले ले, तो ऐसी कंडीशन में होस्ट क्या हो गया, बैक्टीरिया क्या है, होस्ट है, और वो क्या हो जाएगा, कॉम्पिटेंट हो जाएगा। तो दिस इज़ डन। अब ये देखो करते कैसे हैं। सबसे पहले एक बैक्टीरियल सेल ले लिया आपने, यू हैव टू ट्रीट द बैक्टीरियल सेल विद द डाईवैलेंट कैटायन। अब डाईवैलेंट कैटायन का एक एग्जाम्पल है कैल्शियम। ठीक है, आप देख सकते हो कैल्शियम आयन इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डाईवैलेंट कैटायन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ट्रीट द बैक्टीरियल सेल विद द हेल्प ऑफ द डाईवैलेंट कैटायन लाइक एज कैल्शियम। ठीक है, इससे क्या होगा, विच विल इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द सेल टू टेक अप द डीएनए। ठीक है, उसमें बहुत सारे पोर्स बन जाएंगे।
एक्चुअली जब आप बैक्टीरियल सेल को डाइवेलेंट कैटायन लाइक एज कैल्शियम आयन से उसको जब ट्रीट करोगे तो उसमें बहुत सारे पोर्स बन जाएंगे, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी टू टेक अप द डीएनए, लेकिन अभी डीएनए एंटर नहीं करेगा। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, होस्ट को आपने क्या किया, डाइवेलेंट कैटायन से ट्रीट कर दिया, आरडीएनए ले लिया। ठीक है, दोनों को हीट शॉक देंगे। अब ये क्या होता है, ठीक है, हीट शॉक का मतलब होता है कि एक बार आप उसको आइस पे रखोगे और एक बार उसको 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रखोगे, मतलब एक बार ठंडा एक बार गर्म, एक बार ठंडा एक बार गर्म। तो इस तरह से आप क्या दे रहे हो, उसको हीट शॉक दे रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या किया, बैक्टीरियल सेल इज ट्रीटेड विद द डाइवेलेंट कैटायन, इट विल इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द सेल। एफिशिएंसी मतलब इट विल क्रिएट द पोर्स, ये पोर्स क्रिएट कर देगा सेल के मेम्ब्रेन में। ठीक है, पहला। दूसरा क्या करोगे आप आरडीएनए जिसको उसके अंदर ट्रांसफ़र करना है उसको, और बैक्टीरियल सेल जिसको आप डाइवेलेंट कैटायन से ट्रीट कर चुके हो, दोनों को लेके पहले सबसे पहले आइस पे रखोगे थोड़ी देर के लिए। आइस के बाद कहाँ पे रखेंगे, 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, और फिर से उसको आइस पे रखेंगे। तो इस तरह से आप इसको इसी प्रोसेस को क्या बुलाते हैं, हीट शॉक। समझ में आ गया। तो इन दिस वे यू कैन ट्रांसफ़र द आरडीएनए इनटू द बैक्टीरियल सेल। तो अगर क्वेश्चन आया कि बैक्टीरियल सेल में मेथड एक्सप्लेन करो, तो यही मेथड है जिसकी हेल्प से हम बैक्टीरियल सेल में आरडीएनए को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी। चलो, बहुत ईजी टॉपिक है, पूरा चैप्टर बहुत ईजी है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग भी हो जाएगा अगर आप अच्छे से समझोगे तो, और आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहेगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, येस सर वी आर एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग वट एवर यू आर टीचिंग इन द बायोटेक्नोलॉजी। अब देखो नेक्स्ट आ जाओ, बाई माइक्रो इंजेक्शन। आपने सब लोग ने इंजेक्शन्स लगवाए हैं ना, ठीक है, कभी ना कभी तो लगा ही होगा, क्योंकि वैक्सीन, बहुत सारी वैक्सीन लगी हैं आपको। ठीक है, जब आप छोटे थे या हमें भी छोटा, तो मुझे भी बहुत सारी वैक्सीन लगी है। या कभी कोई ऐसी डिजीज़ हो जाती है, क्योंकि जो इंजेक्शन्स होते हैं वो बहुत जल्दी इफ़ेक्टिव होते हैं। तो डॉक्टर अगर बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड रिक्वायरमेंट है, इमीडिएट कोई रिक्वायरमेंट है, तो इंजेक्शन्स ही लगाते हैं, और हमें डर भी लगता है इंजेक्शन से। तो देखो, इंजेक्शन के हेल्प से हम आरडीएनए को डायरेक्टली न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और वो वाली इंजेक्शन नहीं यूज़ करते जो डॉक्टर यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं माइक्रो इंजेक्शन। ठीक है, माइक्रो निडल्स होती हैं, बहुत स्मॉल होती होगी। ठीक है, अब आप इमेजिन कर सकते हो कि कितनी स्मॉल होती होगी कि वो न्यूक्लियस के अंदर आरडीएनए को क्या कर दें, ट्रांसफ़र कर दें। तो इन दिस डीएनए, अब बताओ, अगर माइक्रो इंजेक्शन्स आप यूज़ कर रहे हो, इंजेक्शन ले लिया आपने, ठीक है, और बहुत पतला इंजेक्शन ले लिया। अब बताओ, अगर कोई प्लांट सेल होगा तो उसमें इंजेक्शन लगाओ तो क्या होगा, निडल टूट जाएगी, निडल विल ब्रेक अप। क्यों ब्रेक हो जाएगी, बिकॉज उसकी जो वॉल है वो क्या है, रिजिड है, डेड है, इसीलिए उसकी जो निडल होगी वो क्या हो जाएगी, वो ब्रेक हो जाएगी। दैट्स वाई दिस मेथड इज़ यूज्ड इन द एनिमल सेल। याद रखना, माइक्रो इंजेक्शन इज़ नॉट यूज्ड इन द केस ऑफ प्लांट सेल, इट इज़ यूज्ड ओनली इन द एनिमल सेल। एनिमल सेल के केस में यूज़ होती है। ठीक है, तो इन दिस डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल यूजिंग माइक्रो निडल। जैसे आपने पढ़ा है आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में जो स्पर्म होता है उसको ओवम के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं ना, पता है किसके हेल्प से करते हैं, माइक्रो इंजेक्शंस की हेल्प से करते हैं। तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ। अब देखो, प्लांट सेल है तो क्या करेंगे, बैक्टीरियल सेल के लिए तो समझ में आ गया, डाइवेलेंट कैटायन से ट्रीट किया, फिर उसको आइस पे रखा, फिर उसको 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रखा, फिर उसको आइस पे रखा, तो ये हो गया हीट शॉक। उसके बाद अगर एनिमल सेल है तो डायरेक्टली उसके न्यूक्लियस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं माइक्रो इंजेक्शन से। अब देखो नेक्स्ट जो है बायोलिस्टिक और जीन गन। अब एक नया बड़ा अमेजिंग टर्म है जीन गन। अभी तक आपने बहुत सारी गन के बारे में सुना है, लेकिन ये जीन गन के बारे में पहले सुन रहे होंगे। गन करती क्या है, बॉम्बर्ड करती है, बौछार करती है बुलेट्स की। ये तो आपको पता है, अगर जब भी कोई गन चलती है तो वो बॉम्बर्ड करती है, समझ में। एक्चुअली जो वेलोसिटी होती है, गन जो होती है वो वेलोसिटी को बढ़ा देती है, और कोई भी चीज़ अगर उसकी वेलोसिटी बढ़ गई तो कंफर्म है वो टारगेट को अच्छे से हिट कर सकती है, मतलब वो एंटर कर सकती है। जैसे अगर मैं एक बुलेट ले लूँ ऐसे और आपको ऐसे मारूँ, ठीक है, तो कुछ होगा आपको, आप जाके कंप्लेन लिखवा सकते हो कि मुझे बुलेट लग गई, ऐसा नहीं हो सकता ना। लेकिन अभी मैं एक गन ले लूँ और उससे आपको शूट करूँ तो कंफर्म है शायद आप कंप्लेन लिखवाने भी ना जा पाओ। समझ में आ गई बात। तो वैसे ही यहाँ पे भी है बायोलिस्टिक और जीन गन। इसमें एक्चुअली जीन गन ही बोलते हैं इसको, ठीक है। जीन गन में क्या होता है, जीन्स को बॉम्बर्ड करते हैं, बौछार करते हैं, मतलब डीएनए को बॉम्बर्ड करते हैं। सुटेबल फॉर प्लांट्स, ये मोस्टली प्लांट्स के लिए सुटेबल होता है। बॉम्ब सेल्स आर बॉम्बर्ड विद हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड एंड टंगस्टन।
ठीक है। अब डीएनए तो डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकता, इसीलिए हमने क्या लिया, गोल्ड एंड टंगस्टन, गोल्ड एंड टंगस्टन को ले लिया, उसको कोट कर दिया डीएनए के साथ। आप अपनी एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें लिखा होगा गोल्ड एंड टंगस्टन कोटेड विद डीएनए, उसको डीएनए से कोट कर देते हैं, समझ में आया, और उसको हाई वेलोसिटी से बॉम्बर्ड करते हैं सेल पे। जब आप हाई वेलोसिटी से सेल पे बॉम्बर्ड करोगे तो वो जो डीएनए है ना वो सेल के अंदर एंटर कर जाएगा। बात समझ में आई। इसी मेथड को क्या बुलाते हैं, बायोलिस्टिक, और जो कॉमन नेम है वो क्या है, जीन गन। समझ में आ गई बात, ठीक है, कि उसमें कौन कौन से मेटल्स का यूज़ करते हैं, गोल्ड एंड टंगस्टन का। इनको हाई वेलोसिटी जल्दी अटेन कर लेते हैं, इसके लिए इसको यूज़ करते हैं, और इसको कोटेड कर देते हैं किससे, डीएनए से, समझ में आया। और उसके बाद वही जो डिवाइस होते हैं उससे बॉम्बर्ड करते हैं और डीएनए जो है एंटर कर जाता है होस्ट सेल में। तो आगे बात समझ में, 3 मेथड समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आ जाओ, अगर प्लांट और एनिमल दोनों के लिए पूछ ले कि कोई ऐसा मेथड बताओ दैट इज़ अप्लीकेबल फॉर प्लांट एज वेल एज एनिमल, जो दोनों के लिए अप्लीकेबल हो, तो आप कौन सा मेथड बता सकते हो, डिसआर्म्ड पैथोजन। अब देखो पैथोजन तो है तो वो तो प्लांट और एनिमल दोनों को इन्फेक्ट कर सकता है। आपने अभी प्रीवियस सेशन में मैंने बताया भी था कि जो वेक्टर्स होते हैं, पैथोजन को भी हम एज अ वेक्टर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कुछ पैथोजन्स ऐसे होते हैं, कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो सेल के अंदर एंटर करके अपने आप को जीनोम से मिक्स कर लेते हैं। जैसे आपने एचआईवी के केस में देखा था, एड्स के केस में, कि जब एचआईवी वायरस एंटर करता है तो वो अपने डीएनए को ले जाके ह्यूमन सेल के डीएनए के साथ अटैच कर देता है और उसकी भी कॉपी होने लगती है। बात समझ में आई। इस बार हम क्या लेंगे, डिसआर्म्ड पैथोजन लेंगे, वो डिजीज़ काज नहीं करेगा। तो वो क्या करेगा, डीएनए को तो ट्रांसफ़र कर देगा लेकिन डिजीज़ काज नहीं करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है, डिसआर्म्ड है। तो इन दिस मेथड डिसआर्म्ड पैथोजेंस आर यूज्ड एज अ वेक्टर, उनको हम एज अ वेक्टर यूज़ कर सकते हैं, विच अलाउ टू इन्फेक्ट द सेल, ट्रांसफर द आरडीएनए बट डू नॉट कॉज एनी इन्फेक्शन। लेकिन कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है, डिसआर्म्ड है। तो इस तरह से मैंने आपको 1 2 3 4 मेथड बता दिए। जो डिसआर्म्ड पैथोजन है वो प्लांट और एनिमल के लिए कॉमन है। कभी भी अगर प्लांट के लिए स्पेसिफिक पूछे तो बायोलिस्टिक, एनिमल के लिए स्पेसिफिक पूछे तो माइक्रो इंजेक्शन, बैक्टीरिया के लिए पूछे तो वही डाइवेलेंट कैटायन एंड हीट शॉक, और दोनों के लिए मतलब प्लांट और एनिमल के लिए पूछे तो डिसआर्म्ड पैथोजन। क्लियर हो गई बात। तो इस तरह से हमने ये सीख लिया कि हाउ द होस्ट कैन बी मेड कॉम्पिटेंट, और उसकी नीड क्या है। जब तक होस्ट के अंदर डीएनए ट्रांसफ़र नहीं होगा तब तक उसका एक्सप्रेशन नहीं होगा। तो क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। अब नेक्स्ट आ जाओ, देखो आपके एनसीईआरटी में मेरे अकॉर्डिंग जो टॉपिक्स हैं ना वो इधर उधर दिए हैं। जैसे आपने पहले ही पढ़ लिया कि डीएनए को कट कैसे करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में पहले ही पढ़ लिया, लेकिन डीएनए को निकालेंगे कैसे ये अब पढ़ने जा रहे हैं। समझ में आया भाई, डीएनए को आप निकालोगे तभी तो कट करोगे। डीएनए को कहाँ से निकालेंगे, सेल के अंदर से, समझ में। और सेल के अंदर से कैसे निकाल सकते हैं, जब तक उसकी सेल वॉल हम डाइजेस्ट ना कर दें। एनिमल सेल होगा तो कोई बात नहीं, उसमें केवल सेल मेम्ब्रेन होगी, लेकिन अगर कोई प्लांट सेल है, कोई बैक्टीरियल सेल है, कोई फंगस सेल है और उसमें से डीएनए को आइसोलेट करना है तो हमें उसकी सबसे पहले वॉल को क्या करना पड़ेगा, डाइजेस्ट करना पड़ेगा। और आपको पता है कि डीएनए के साथ बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं, प्रोटीन होते हैं, हो सकते हैं, आरएनए हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, डीएनए को प्योरीफाई करते हैं। क्लियर हो गई बात। सबसे पहला स्टेप होता ही है, मैंने आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जब पढ़ाया था तो उसमें भी बताया था कि सबसे पहले हम डीएनए को क्या करते हैं, आइसोलेट करेंगे, क्योंकि जब तक आप आइसोलेट नहीं करोगे उसको कट नहीं कर सकते। कट करने के बाद ही तो आप उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में सेपरेशन करोगे, सेपरेशन करने के बाद उसको वेक्टर से ऐड करोगे, क्लोनिंग वेक्टर से, और वेक्टर में ऐड करने के बाद उसको होस्ट में क्या करोगे, ट्रांसफ़र करोगे। ये प्रोसीजर है। तो वो जो पहला स्टेप है ना वो आपके एनसीईआरटी में थोड़ा लेट दिया हुआ है, कोई बात नहीं, ठीक है, दिया तो है ना, ठीक है। तो उसको पढ़ लेते हैं। देखो, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। आइसोलेशन कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया ना कि जैसे मान लो अगर कोई टेंट में है तो हमें कुछ तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, टेंट का पर्दा ऐसे उठाएंगे और जो भी पर्सन होगा उसको ले आएंगे, ठीक है, उसको उठा के ले आएंगे। लेकिन अगर कोई अपने रूम में है या बहुत बड़े घर में है तो हमें उसकी दीवारों को तोड़ना पड़ेगा, उसके डोर्स को तोड़ना पड़ेगा। बात समझ में, एकदम सेम वही कंडीशन यहाँ पे। अब अगर आप कोई चीज़ निकालते हो, जैसे फ्रूट्स निकाला जाता है या कोई भी चीज़ अगर मान लो नेचुरल चीज़ है उसको निकालते हैं, जैसे वेजिटेबल लेके आते हैं, ठीक है, मार्केट से, तो उसको क्या करते हैं, वॉश करते हैं, उसको अच्छे से धुलते हैं, उसको अच्छे से कुक करते हैं। क्यों, क्योंकि उसकी जो इम्प्योरिटीज़ होती है उसको हटाने के लिए।
बात समझ में आई? तो इसी तरह से अगर आप इम्प्योरिटीज़ हटा रहे हो तो उसका मतलब क्या है, प्योरीफिकेशन कर रहे हो। तो आइसोलेशन और प्योरीफिकेशन दोनों साथ में करते हैं। देखो कैसे करते हैं। डीएनए को सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे। जैसे मान लो अगर आपको प्लांट सेल से आइसोलेट करना है, तो आपको पता है प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, जब तक आप सेल वॉल को ब्रेक नहीं करोगे तब तक न्यूक्लियस तक नहीं पहुंच सकते। तो यू विल यूज़ वन एंजाइम, सेलुलेज। एक एंजाइम होता है जिसका नाम है सेलुलेज। नाम याद करना बहुत ईजी है। प्लांट सेल की वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। तो कौन सा एंजाइम यूज़ करेंगे, सेलुलेज। इट विल डाइजेस्ट द वॉल, ये वॉल को डाइजेस्ट कर देगा। और आप जो है न्यूक्लियस से डीएनए को क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, मतलब उसको कैरी कर सकते हो। बात समझ में आ गई? अगर कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, तो बैक्टीरिया की भी आपको पता है वॉल होती है, उसको हम किस एंजाइम से डाइजेस्ट कर सकते हैं, लाइसोजाइम से। और अगर कोई फंगल सेल है तो उसको हम किससे डाइजेस्ट कर सकते हैं, काइटिनेज से। आपको पता है फंगस की वॉल्स काइटिन की बनी होती है, तो काइटिनेज। प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, तो सेलुलेज। ठीक है, लेकिन बैक्टीरिया सेल का कोई, सेल का और इस एंजाइम का कोई रिलेशन नहीं है, तो आप लाइसोजाइम याद कर लेना बस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें डीएनए को आइसोलेट करना है इन सेल से, तो सबसे पहले हमें सेल वॉल को डाइजेस्ट करना पड़ेगा। और सेल वॉल को डाइजेस्ट करने के लिए वी कैन यूज़ दीज रेस्पेक्टिव एंजाइम्स, दे विल डाइजेस्ट द वॉल। ये वॉल को डाइजेस्ट कर देंगे। अब डाइजेशन के बाद आपको मिल जाएगा प्रोटोप्लाज्म। अब आपको डीएनए को क्या करना है, प्योरीफाई करना है। बात समझ में आई? ठीक है, आपने ट्रीट तो कर दिया एंजाइम से, अब आप क्या करोगे, प्योरीफिकेशन करोगे। देखो, आफ्टर ट्रीटिंग विद द रेस्पेक्टिव एंजाइम टू डाइजेस्ट द वॉल, नाउ डीएनए नीड टू बी प्योरीफाइड। अब हम क्या करेंगे, प्योरीफिकेशन कैसे करेंगे? पता है, आपने प्योरीफिकेशन पढ़ रखा है मॉलिकुलर में। मैकलियॉड, मैककार्डी और एक साइंटिस्ट और थे ना, उनका नाम मुझे बताना। 3 साइंटिस्ट ने मिलकर डीएनए को प्योरीफाई किया था। कौन कौन से एंजाइम यूज़ किए थे, याद है ना? आरएनएज, प्रोटीएज, डीएनएज। डीएनएज को तो यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि डीएनए ही डाइजेस्ट हो जाएगा। वहाँ पे तो उन्होंने सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, उसके लिए एक्सपेरिमेंट किया था। लेकिन यहाँ तो ऐसा कोई है नहीं, तो यहाँ पे डीएनए को क्या करना है, हमें प्योरीफाई करना है। जैसे उन्होंने वहाँ पे डीएनए को प्योरीफाई करने के लिए एंजाइम यूज़ किए थे, एकदम सेम हम लोग यहाँ पे भी यूज़ कर रहे हैं। देखो, आरएनए, अगर डीएनए के साथ आरएनए है तो उसको रिमूव करने के लिए राइबोन्यूक्लियेज, बहुत ईजी है याद करना, ठीक है, थोड़ा सा भी ध्यान लगाओगे तो बहुत ईजी चैप्टर है। राइबोन्यूक्लियेज से हम आरएनए को क्या कर सकते हैं, डाइजेस्ट, मतलब उसको रिमूव कर सकते हैं, जिसके हेल्प से डीएनए से जो आरएनए जुड़ा होगा वो हट जाएगा। अगर डीएनए के साथ कुछ प्रोटीन है तो प्रोटीएज यूज़ कर लेंगे, जो प्रोटीन को क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। इस तरह से सबसे पहले आपने डीएनए को आइसोलेट किया, फिर उसको क्या कर लिया, प्योरीफाई कर लिया। अब डीएनए को सेपरेट कैसे करेंगे, मतलब वहाँ से एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, ठीक है, निकालेंगे कैसे, तो आप इस फिगर में देख सकते हो। नेक्स्ट जो ये देखो, ये आपके एनसीईआरटी में भी है। इस पर्टिकुलर प्रोसीजर को बोलते हैं स्पूलिंग। ये एक्सपेरिमेंट आपके लैब में होना है, ठीक है। तो वेन एवर यू विल गो टू स्कूल, ये दिस एक्सपेरिमेंट यू विल परफॉर्म इन द लैब, वो आप इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करोगे, ठीक है, बनाना के हेल्प से। और कंफर्म है आप समझ पाओगे कि ये बहुत मतलब इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है और बहुत ईजी भी है, बहुत ईजी है। क्लियर है? तो देखो, सबसे पहले आफ्टर ट्रीटिंग विद मतलब एंजाइम्स, वी विल डाइजेस्ट द वॉल। आफ्टर दैट वी विल टेक द डीएनए, मतलब जो भी कंटेंट है उसको ले लेंगे, उसमें चिल्ड इथेनॉल डाल देंगे। सबसे पहले एंजाइम्स का यूज़ कर लेंगे, उसके बाद उसमें क्या डाल देंगे, चिल्ड इथेनॉल डाल देंगे। चिल्ड इथेनॉल जैसे ही आप डालोगे तो नीचे वाइट कलर का प्रेसिपिटेशन आ जाएगा। समझ में आया? सबसे पहले डीएनए को निकाल लिया हमने सेल से, उसके बाद उसको प्योरीफाई कर लिया। प्योरीफाई करने के बाद उसमें क्या डाल देंगे, चिल्ड इथेनॉल होनी चाहिए, याद रखना, ठीक है। चिल्ड इथेनॉल जैसे ही डालोगे 2-3 मिनट के अंदर आपको प्रेसिपिटेशन दिख जाएगा। जैसे यहाँ वाले, इस वाले पार्ट में देखो, तो यहाँ पे देखो आपको प्रेसिपिटेशन दिख रहा है। इसी प्रेसिपिटेशन को जब आप ऐसे निकालोगे, स्पूलिंग, जैसे आपने देखा होगा कि मार्केट वगैरह में लोग एक बेचते नहीं, वो बैलून्स टाइप के निकलते हैं, ठीक है, वो सर्कल में होते हैं ऐसे ऐसे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, बबल्स निकलते हैं, ठीक है। तो बबल्स निकालने के लिए ऊपर एक प्लास्टिक नहीं लगी होती, एकदम वही प्लास्टिक होती है वैसे ही, इसको आप यूज़ कर सकते हो। इसके हेल्प से आप डीएनए को क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, और इसी स्टेप को बुलाते हैं स्पूलिंग। समझ में आए? तो इस तरह से हमने डीएनए को क्या कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं, उसको प्योरीफाई कर सकते हैं और उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी स्टेप के बाद हम डीएनए को क्या करते हैं, कट करते हैं बाय यूजिंग REN। REN का फुल फॉर्म क्या हो गया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। बात समझ में आई? REN का फुल फॉर्म क्या हो गया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से हम डीएनए को अब क्या करेंगे, कट करेंगे। समझ में? पहले स्टेप पर पहुंच गए।
फिर सेपरेशन करेंगे, सेपरेशन करने के बाद उसको वेक्टर से ऐड करेंगे, फिर उसको कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, होस्ट के अंदर उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। क्लियर है? तो इस तरह से आज मैंने 2 टॉपिक आपको कंप्लीट कर दिया। कॉम्पिटेंट होस्ट, होस्ट को कॉम्पिटेंट क्यों बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, और लास्ट में मैंने बता दिया कि आइसोलेशन कैसे करेंगे और प्योरीफाई कैसे करेंगे डीएनए को। क्लियर हो गई बात? तो ये सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं और फुल सेशन को कंप्लीट किया करो, पूरे सेशन को पूरी तरह से अच्छे से देखा करो। एक बार नहीं समझ में आया तो दोबारा देखा करो। कंफर्म है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर 2 बार कोई इंटेंसिफाइड होके अगर स्टडी कर रहा है तो कंफर्म है उसको समझ में आएगा, ये मैं एश्योर कर सकता हूँ। ठीक है, क्लियर है? तो कंप्लीट करते हैं सेशन को और लाइक बटन पर जरूर प्रेस करना। तुम लोग देख तो लेते हो लेकिन लाइक बटन पर प्रेस नहीं करते भाई, ठीक है, जिससे मुझे भी इंकरेजमेंट मिलती है कि यस मेरे स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि यस सर वी आर एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, आई एम नॉट कोअर्जिंग, दिस इज नॉट माई कोअर्सिव एक्शन। ठीक है, इट इज़ इंडिपेंडेंट। इफ़ यू आर नॉट लाइकिंग द सेशन प्लीज़ राइट डाउन इन द कॉमेंट बॉक्स सर प्लीज़ टीच दिस टॉपिक अगेन और इन अदर मैथड यू कैन एक्सप्लेन इफ़ यू वांट। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरह से सेशन को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। स्टे एट योर होम, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत, लव यू, गुड बाय।